फिजिक्स और केमिस्ट्री में आमतौर पे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हर स्टूडेंट को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। तो आज मैं सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बताता चलूँ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर से क्या मुराद है? जी तो बच्चों, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है उसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो मानते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहा जाता है। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस को या फिर 273 केल्विन को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इसी तरह स्टैंडर्ड फिर प्रेशर क्या होता है बच्चों? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? ये 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। सो ये दो बातें हमारे लिए जानना नहायत ही ज़रूरी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करते हुए ये दो बातें हम क्या कर रहे होंगे? इस्तेमाल कर रहे होंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP, इसमें टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 और प्रेशर जो स्टैंडर्ड है वो 1 एटमॉस्फेरिक या 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिदुर रहमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद जाहिदुर रहमान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास न्यू कोर्स के चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने 13 चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट रूट मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वही बात आ गई, हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज रो विच इज गिवन एज 8.957 into 10 to power minus 2 kilogram per meter cube and density of mercury is 13600 kilogram per meter cube and gravitational acceleration it is 9.8 meter per second square. So first of all, to solve a numerical, what we do, we just we write out the given data. So here the given data is a standard temperature which is 0 degree Celsius, जिसे हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड प्रेशर जो कि कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल कहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन में उसने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस दी है, हमने उसकी वैल्यू भी लिख ली। और सिमिलरली डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये Hg मरकरी का सिंबल है, तो डेंसिटी रो ऑफ Hg यानी कि डेंसिटी ऑफ मरकरी, उसकी भी वैल्यू हमने लिख दी। और गिवन डाटा में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी गई थी, सो हमने वो भी लिख दी। टू फाइंड में क्या है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करनी है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दरअसल उससे करने के लिए हमें समझना होगा कि पूछा क्या गया है या हमने इसमें क्या करना है। देखो बच्चों, ये एटमॉस्फेयर है लेट्स सपोज। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, इस चीज़ को आपने 9th क्लास में पढ़ा था। कैसे? यहाँ पे देखिए आपके सामने इस स्लाइड में हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इस आर्टिकल 9th क्लास की फिजिक्स की बुक में 6.7 आर्टिकल में ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक रिव्यू देता जाऊं कि यहाँ पे अगर आप एक कंटेनर ले लो, इस तरह का एक बर्तन, और इसके अंदर मरकरी गैस फिल कर दो, और इस मरकरी गैस के अंदर आप 1 मीटर लंबी क्या कर लो, कोई शीशे की ग्लास की ट्यूब ले लो, और ये ट्यूब भी क्या थी? मरकरी से ही फील्ड थी। और ये ट्यूब ग्रेजुएटेड है, या फिर इसके साथ हमने 1 मीटर स्केल, यहाँ पे 1 मीटर लंबा स्केल यहाँ पे क्या कर दिया है, साथ रख दिया, एडजस्ट कर दिया है। और आपको पता है 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो बच्चों, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? देखिए यहाँ पे सराउंडिंग में एयर मौजूद है, और ये जो हमारा अपरेटस है ये कहाँ पे मौजूद है? ये एट सी लेवल मौजूद है। हमने इसे कहाँ पे रखा हुआ है? सी लेवल पे। अब सी लेवल पे जाके इस तरह आपने कंटेनर के अंदर, बर्तन के अंदर मरकरी फिल की, और एक
1 मीटर लंबी ट्यूब ली, उसके अंदर भी आपने क्या की, मरकरी फिल की और उस ट्यूब को आपने उल्टा रख दिया उसी कंटेनर के अंदर जिसमें भी मरकरी फिल किया हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला लग रहा होगा, सराउंडिंग एयर यहाँ पे आके अपना दबाव, अपना प्रेशर लगाएगी, तो इसके इस मरकरी का जो लेवल था वो क्या होगा, कहीं ख़ास जगह पे आके रुकेगा और यहाँ से उसकी हम क्या करेंगे, हाइट मेजर करना स्टार्ट कर देंगे। जिस जगह पे जाके मरकरी का लेवल आके स्टॉप होगा, रुकेगा, वहाँ से हम रीडिंग नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आता है 760 मिलीमीटर, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो है 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। यूं बोलेंगे कि मरकरी के कॉलम के ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है। तो इस तरह से हम प्रेशर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और ये जो हाइट होगी, ये 760 मिलीमीटर, इसे अगर हम इसे एच जी से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे कि हाइट ऑफ एच मरकरी और साथ जी उसका सिंबल, ये एच जी मरकरी का सिंबल और कैपिटल एच लिख लें। ये हाइट ऑफ मरकरी, मरकरी ट्यूब के लिए ये हाइट कितनी होती है आम इस तरह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आमतौर पे वो 760, या फिर अगर आप इसे मीटर्स में कन्वर्ट करो तो 0.76 मीटर्स भी आ जाती है। सो ये चीज़ें हमने नोट करनी है और हम इस न्यूमेरिकल के अंदर, पहले न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। बच्चों, हमने क्वेश्चन से गिवन डाटा अलग कर लिया और हम सबसे पहले वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखना चाहते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। हमने 9th क्लास में ही किसी गैस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो किसी भी हाइट पे लग रहा होता है, उसके लिए एक रिलेशन फाइंड किया था आर्किमेडिस प्रिंसिपल के तहत, और वो क्या था कि प्रेशर ऑफ गैस एट एनी हाइट इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। जैसा कि हमने यहाँ पे अगर कोई कंटेनर रखा हुआ है, तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है, तो वो इस यहाँ पे इस डेप्थ पे इस लिक्विड का कितना होगा। अगर ये गैस है तो फिर इस गैस का इस डेप्थ पे यहाँ नीचे बॉटम पे ये कितना प्रेशर लग रहा होगा। उसी के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है कि प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ एनी फ्लूइड इज इक्वल टू रो जी एच या रो एच जी। तो जी, हम यहाँ पे मरकरी के लिए ये प्रेशर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तौर पे कैलकुलेट करते हुए लिखेंगे कि ये प्रेशर बराबर है रो, कौन सी रो, मरकरी की डेंसिटी, तो वो है 13600 मल्टीप्लाई हाइट। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हुए वो जो मरकरी ट्यूब थी उसकी हाइट कितनी आई थी, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था 760 मिलीमीटर थी, जिसे हम मीटर में लिखेंगे तो 0.76 मीटर, 6 मीटर भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई जी जो है वो 9.8 है। तो इस तरह से इन सारी वैल्यूज को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा 13600। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.76 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसे आपने मल्टीप्लाई करना है 9.8 के साथ। तो ये सब का आंसर तकरीबन तकरीबन वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आ जाता है, 1 पास्कल जिसे हम बोलते हैं। क्या जी, 1.01 मल्टीप्लाई 10 टू पावर ये बनता है 5 ही बनेगा। तो ये है वो प्रेशर। तो इस प्रेशर के ऊपर, ये 1 मिनट जी, पास्कल में आएगा ये प्रेशर। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आपने क्या रखी हुई है, आपके पास हाइड्रोजन गैस पड़ी हुई है कहीं। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो ये स्टैंडर्ड प्रेशर हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया या फाइंड कर लिया। अब इस प्रेशर की वैल्यू हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे। इस प्रेशर के ऊपर आपके पास मरकरी हाइड्रोजन गैस पड़ी हुई है किसी कंटेनर के अंदर, और उस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड क्या होगी, ये आपने कैलकुलेट करनी है। जी तो बच्चों, इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है।
और वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला कुछ यूं है कि जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का, हमने काइनेटिक थ्योरी से पढ़ा था, इसलिए हवाला देते हुए लिखते हैं कि बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि किसी भी गैस का प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/3 डेंसिटी रो इनटू स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड। हमें फाइंड करनी है यही मीन स्क्वायर स्पीड, उसका स्क्वायर रूट, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो उसे हम अलग करेंगे तो ये वी स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा और ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये 3p/रो बन जाता है। इस ऊपर वाली इक्वेशन में से जस्ट आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलग करेंगे तो हमें ये वी स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो इस तरफ भी क्या आ जाएगा, 3p/रो का भी अंडर रूट आ जाएगा। तो बच्चों फाइनली आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए, जो कि 3p/रो अंडर रूट के इक्वल होगा। इसी एक्सप्रेशन में अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमें अपनी इस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड मिल जाएगी। और वो कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई प्रेशर कितना है जी, ये स्टैंडर्ड प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल ओवर डेंसिटी। अब डेंसिटी किस चीज की, जिस गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड कैलकुलेट करनी है। यहाँ मरकरी के की डेंसिटी नहीं पुट कर देनी, मरकरी की डेंसिटी का इस्तेमाल हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया था। यहाँ जिस गैस के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड कर रहे हैं, यहाँ इस फार्मूला में डेंसिटी भी उसी गैस की पुट करनी है और वो कितनी दी हुई है, वो 8.957 मल्टीप्लाई 10⁻, क्या थी, -2 दी हुई है। और इस सारे फैक्टर का ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। इस चीज को आप कंप्यूट करोगे तो आपको गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज रूट मीन स्क्वायर स्पीड मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन आपने कैसे करनी, आप अपने कैलकुलेटर से जस्ट लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1.01, फिर मल्टीप्लाई करके आप 10⁻ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ तक फिर आप इक्वलिटी का बटन दबाएंगे, जो भी आपको आंसर मिलता है उसके बाद आपने डिवीजन का बटन दबाना है, फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है और ब्रैकेट के अंदर लिखना है 8.957 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 लेके फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर इक्वल दबा देना है। जब आप इक्वल दबाएंगे तो उसके बाद जो आपको आंसर स्क्रीन पे मिल जाएगा कैलकुलेटर की, उसके बाद आपने बस अंडर रूट वाला बटन दबा के फिर आंस वाला बटन दबाना है, फिर इक्वल दबाना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस जो हमारी हाइड्रोजन गैस थी इसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज रूट मीन स्क्वायर स्पीड मिल जाएगी। और वो मेरे पास कितनी आई थी, मेरे पास यही आई 1.8 समथिंग था, उसे हमने राउंड ऑफ करके बस 84 कर दिया और मल्टीप्लाई 10⁻, ये 3। अब ये स्पीड है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। सो दिस इज आंसर टू फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें क्या पूछा गया है हमसे, सेकंड क्वेश्चन में डिटरमाइन द प्रेशर। आपने क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। किस चीज के लिए, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। गैस का टेम्परेचर प्रेशर फाइंड करना है किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इफ द डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 456.4 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों गिवन डाटा में टेम्परेचर ऑफ गैस 0 डिग्री सेल्सियस था जो 273 केल्विन लिखा जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी और उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड 456.4 मीटर पर सेकेंड थी। हमें इस गैस का प्रेशर फाइंड करना है। बच्चों हम जानते हैं, अभी हमने यूज किया एक फार्मूला के प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। हमें प्रेशर फाइंड करना है तो बस यही इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/3 रो की जगह पे डेंसिटी की वैल्यू 1.44 और फिर मीन स्क्वायर स्पीड कितनी दी हुई है, 456.4 दी हुई है। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी हुई है उन्होंने, सॉरी क्या दी हुई है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो हमें
उसका स्क्वायर चाहिए, तो हमें इसी वैल्यू का यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो हमारे पास प्रेशर की एक वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू है? 1 डिवाइडिंग बाय 3, जो आंसर आता है उसे मल्टीप्लाई करना है 1.44 के साथ, और जो आंसर आता है उसे आपने मल्टीप्लाई करना है 456.4 के स्क्वायर के साथ। तो ये आंसर बन जाता है तकरीबन 9 984.4608 इस तरह से कैलकुलेट होके ये पास्कल में हमारा प्रेशर आ जाएगा। जो कि ये जो प्रेशर है, जो कि कितना आया, इसको एक दफ़ा फिर से लिखता हूँ, 99984.4608। इसमें अ, 100 पास्कल्स के लगभग अगर प्रेशर ऐड कर लिया जाए तो ये तकरीबन कितना बन जाता है, 1.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, या पास्कल में ये प्रेशर आ जाता है। तो इस तरह अप्रोक्सीमेटली हमारे भी जो हमने कैलकुलेट किया वो भी आंसर बुक वाले आंसर के साथ क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे विल द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बी 3 टाइम्स इट्स वैल्यू एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके लिए लिखते हैं इनिशियली एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो बात कर रहा है दो तरह के टेम्परेचर एंड प्रेशर की, एक स्टैंडर्ड और एक फिर उसके बाद ज़्यादा हाई टेम्परेचर जब हो जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं, पहले तो ये लिख देते हैं। लेट इनिशियली टेम्परेचर जो था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर T1 था, वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन हो जाएगा। इस वक्त गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक या स्टैंडर्ड प्रेशर होगा, जिसे हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक या फिर पास्कल में 1.01 10⁵ पास्कल हो जाएगा। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हमारी गैस की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो है v1। अब थोड़ी देर के बाद फाइनली हमने क्या करना है, जब इस गैस का टेम्परेचर बढ़ के T2 हो जाता है, अब इस वक्त इसके मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड v2 जो है वो पहले वाली रूट मीन स्क्वायर स्पीड v1 का 3 टाइम हो जाती है। तो हमने फाइंड यही टेम्परेचर करना है कि किस टेम्परेचर पे चल के, किस टेम्परेचर पे पहुंच के हमारे गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या पहले का 3 गुना हो जाती है। हमें ये फाइनल टेम्परेचर T2 जो है ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपको पता है ये जो VRMS हम लिखते हैं इसका फार्मूला होता है 3/3 KB T/M, और ये सब कुछ किस में होता है, अंडर रूट में होता है। इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई करें तो VRMS ऑफ एनी गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आती है हमें किस चीज़ के, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। बच्चों यहाँ से हम इस VRMS को इक्वल टू अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई अंडर रूट टेम्परेचर TS से भी लिख सकते हैं। अब इनिशियल कंडीशन के लिए अगर हम बात करें, इनिशियली अगर हम बात करें इनिशियल कंडीशन के लिए, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी v1, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट, और टेम्परेचर कौन सा, T1 अंडर रूट, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह फाइनली अगर हम बात करते हैं फाइनल कंडीशन के लिए, उस गैस की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो क्या है, v2 है, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, k, आगे टेम्परेचर भी कौन सा हो जाएगा, T2 आ जाएगा। इस पहले वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दें और दूसरे वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 फाइंड कह देते हैं। हम अगर v2 को डिवाइड करें v1 से, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, तो हमें v2 ओवर v1 मिलेगा, और राइट साइड पे k मल्टीप्लाई टेम्परेचर T2 अंडर रूट में ओवर k मल्टीप्लाई टेम्परेचर T1 अंडर रूट में, ये फैक्टर मिलेगा। कांस्टेंट से कांस्टेंट यहाँ कैंसिल कर देते हैं। बच्चों हमें T2 फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन में से अगर आप अंडर रूट में ये टेम्परेचर T2 जो है इसको सेपरेट करें, ये बन जाएगा v2 ओवर v1 मल्टीप्लाई अंडर रूट टेम्परेचर T1। बच्चों मैं T2 को इस तरह ही लिखता हूँ, राइट साइड लेफ्ट साइड पे ही अगर लिखूँ अंडर रूट में, ये वही v2 ओवर v1 मल्टीप्लाई अंडर रूट टेम्परेचर T1। अब मैं वैल्यूज लिख दूंगा, या फिर अगर आपको T2 टेम्परेचर चाहिए होगा तो वैल्यूज अभी लिखने से पहले आप दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये v2 ओवर v1 आ जाएगा, सॉरी ये v1, और अंडर रूट T1 का, ये अंडर रूट T1 वैसे लिखते हैं, और इस दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं,
तो या फिर एक दफ़ा और भी हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा V2 ओवर V1 इसका स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई टेम्परेचर T1 वैसे हो जाएगा। बच्चों मैं यहाँ राइट साइड पे टॉप से फर्दर आगे वाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपने गौर से देखना है। आपको फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस क्या मिल जाएगा T2। V2 कितना है जी? फाइनल वॉल्यूम कितना है? वो है 3V1 ओवर इनिशियल वॉल्यूम तो था ही V1, तो और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा T1 और T1 कितना है जी? शुरू वाला जो टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन। तो T2 इस तरह आपको क्या मिल जाएगा ये V1 से V1 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 273। तो इस तरह से आपको फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस मिल जाएगा। क्या होगा वो? 9 मल्टीप्लाई 273 करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा 2457। 2457। लेकिन बुक पे तो आंसर कुछ और है बच्चों, वो इसलिए है कि वहाँ पे आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है लेकिन हमारा आंसर केल्विन में है। तो अगर हमें उसी में चलना है तो केल्विन से आपको पता है जब हम डिग्री सेल्सियस में जाते हैं तो दिए गए टेम्परेचर में से 273 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर भी 21 और 2184 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये था इस का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। If a gas is at temperature 80 degree Celsius and pressure 5 into 10 to power minus 10 Newton per meter square having 1 meter cube volume, what is the number of molecules per cubic meter where Boltzmann constant is 1.38 10 to power minus 23 joule per Kelvin? क्वेश्चन क्या कर रहा है? वो कह रहा है आपके पास एक गैस है और उस गैस का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस और उस गैस का प्रेशर जो है वो है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इस गैस का वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब है। तो आप बताइए इस गैस के जो एक यूनिट वॉल्यूम होगा, इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स की तादाद या मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी? तो इसके यूनिट यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर हमने इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद फाइंड करके देनी है। तो बच्चों गिवन डाटा में हम टेम्परेचर लिखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस, उसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करने से 353। प्रेशर उसका गिवन था वो लिख दिया, वॉल्यूम गिवन था 1 मीटर क्यूब वो लिख दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जिसे हम केबी से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी गिवन थी, वो भी हमने लिख दी। हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम n से रिप्रेजेंट करें और वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करें तो हमें फाइंड करना है ये n ओवर v, ये चीज फाइंड करनी है। तो बच्चों हमने इसी प्रेशर के लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से, और वो इक्वेशन क्या है? आपको पता है कि किसी भी जो गैस के लिए इक्वेशन, हाँ, एक एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी और एक हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन को देखो तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल बनता है? एन आर टी के इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा था। इसमें जो ये एन है ये गैस के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है और इससे पार्टिकल्स की तादाद एन ओवर एवोगैड्रो नंबर एन ए से जब डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मिल जाते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमारा पी वी ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल बन सकता है? कैपिटल एन ओवर एन ए इंटू आर टी, ये इस तरह से इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसी इक्वेशन को फर्दर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये पी वी किसके इक्वल बन जाएगी? इस एन को साइड पे कर दें और हम लिखते हैं आर ओवर एन ए लिखें इंटू टेम्परेचर टी हो जाएगा। तो इस तरह से पी वी किसके इक्वल हो जाएगा? एन के टी के इक्वल आ जाएगा। ये भी आपने इक्वेशन क्या करनी है? याद रखनी है। अगर आपको याद ना हो तो इस तरह से डेरिवेशन कर लीजिए, अदरवाइज आपको ये दोनों इक्वेशंस वैसे ही क्या होनी चाहिए याद। एक आइडियल गैस इक्वेशन ये पहले वाली और फिर दूसरी वाली ये एन के टी, पी वी इज इक्वल टू एन के टी। हमने फाइंड क्या करना था? हमने फाइंड करना था नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए अगर इस इक्वेशन में ये जो लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम है वो राइट साइड पे आए तो n ओवर v लिख देते हैं, आगे वाला के टी इधर वैसे और लेफ्ट साइड पे सिर्फ प्रेशर p बच जाएगा। बच्चों हमें n ओवर v ही तो चाहिए था, तो n ओवर v अगर हम अलग करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? p ओवर के टी बन जाएगा।
तो बस अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम N/V की वैल्यू आ जाएगी। प्रेशर कितना था? प्रेशर था 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है? वो है 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 23 और टेम्परेचर कितना है जी? ये 80 डिग्री सेल्सियस था जिसे हमने केल्विन में कन्वर्ट किया था तो 353 आ गया था ये। तो बच्चों इस चीज़ को अब हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है? वो एग्जैक्टली 1.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11। ये मॉलिक्यूल्स की तादाद है तो आगे क्या लिख देते हैं? मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। हिंस हमारी ये जो गैस होगी जो इस टेम्परेचर प्रेशर पे पड़ी होगी इसके एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद 1.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। The temperature and pressure in the sun's atmosphere are 2.00 multiply 10 to power 6 Kelvin and 0.0300 Pascal respectively. ये टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज दी हुई हैं। कैलकुलेट आरएमएस स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उस फ्री इलेक्ट्रॉन का मास भी इतना दिया हुआ है। सन के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे उनका मास दिया हुआ है और टेम्परेचर और प्रेशर बताया गया। उन इलेक्ट्रॉन्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला वही यूज होगा कि V/m/s इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है ये? हम जो इस्तेमाल करेंगे 3 ये 3 kBT/m ये इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लेकिन हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड बआसानी मिल जाएगी। 3 वैसे कांस्टेंट है लिख देंगे। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 23 होती है और टेम्परेचर जो दिया हुआ था 2.00 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 और नीचे मैस तो मैस अपने उस पार्टिकल का यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो कि 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने क्या कर दी पुट की और इस फैक्टर को आप कंप्यूट करोगे तो आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड मिल जाएगी जो कि क्या ही बनेगी 9.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6। ये चूंकि स्पीड है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का करते हैं और ये थोड़ा सा लेंथी और समझने वाला क्वेश्चन है, जरा गौर से तवज्जो से। अ स्टार हैज मास enclosed within a radius r equal to 2 into 10 to power 30 kilogram. Density of the star is 1500 kilogram per meter cube and radius of the star is 7 into 10 to power 8 meter. Calculate the gravitational force inside the star. ये तो क्वेश्चन दे दिया गया है। आपने अब पहले इसको थोड़ा समझ लेना है ताकि आप इसको बआसानी कैलकुलेट कर सकिए। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे एक स्लाइड लगाऊंगा। 1 मिनट ये रिस्पॉन्ड करना थोड़ा सा छोड़ गया है, इसको 1 मिनट का रेस्ट देते हैं माउस को। जी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला भी पढ़ा था और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का भी एक फार्मूला पढ़ा था, डिफरेंट वैल्यूज भी पढ़ी थी और इसके साथ ही आपने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी स्टडी किया हुआ है। जी तो अब ये करने लग गया काम तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैं समझाना चाह रहा था? मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसे हम देखते हैं इस एम्प्टी स्लाइड पे। लेट्स स्टार्ट। देखो जी जब भी कोई स्टार या कोई प्लेनेट है, लेट्स सपोज ये स्टार है तो इसका अपना ये यहाँ ये सारा इंटीरियर इसका मास है और वो जो गिवन मास दे रहा है स्टार का रेडियस आर तक, मतलब ये यहाँ से सेंटर से यहाँ तक इस स्टार का रेडियस है। इस रेडियस तक इसका अंदर जितना भी मटेरियल होगा उसका मास। अब ये चूंकि एक मैसिव बॉडी होगा, ये स्टार ऊपर अगर इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद हो, लेट्स सपोज उसके मैस को हम M1 बोल देते हैं और ये जो स्टार है इसके अपने मैस को हम कैपिटल M बोल देते हैं। तो ये स्टार उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहा होगा
और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, किसके इक्वल होगा? Gm1, मैस M1 किसका? इसी स्टार का जो कैपिटल M है, मल्टीप्लाई M2, ये M2 किसका मैस है? जिस चीज के ऊपर इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, और नीचे आर स्केयर है। आर स्केयर क्या है? इस सेंटर ऑफ स्टार से लेकर उस मास के सेंटर तक का फासला, लेकिन वो मास चूंकि स्टार से बहुत छोटा है और वो बाउंड्री ऑफ स्टार के ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट के सेंटर और स्टार के सेंटर तक का जो फासला है वो अप्रोक्सीमेटली हम रेडियस ऑफ स्टार के इक्वल ही ले लेते हैं। बच्चों, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट M1 के ऊपर लग रही होगी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके वेट के इक्वल होगी। और आपको पता है वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट W को हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। m किसका? इसी ऑब्जेक्ट का मैस है जिसे हम M1 कहेंगे। तो फिर इस Fg को हम वेट से रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसके इक्वल लिखा जाएगा? G m स्मॉल m अब उस छोटे ऑब्जेक्ट का मास बन जाता है, कैपिटल M स्टार का मास बन जाएगा। मैं 1 और 2 साथ नहीं लिख रहा, और नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। तो वेट को आप अभी मैंने आपको बताया कि हम mg बोलते हैं, और ये क्या बन जाएगा? m ओवर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। बट जो ये m से m कैंसिल हो जाए तो ये g बच जाता है, और ये g किसके इक्वल हो जाएगा? g m ओवर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जरा समझिए कैसे। आपको पता है कोई भी फोर्स जो होती है वो m a के इक्वल होती है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है तो ये एक्सेलरेशन कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे m g आ जाएगा। तो इसको फोर्स ओवर m अगर करें तो ये क्या बन जाएगा? जी। तो force on mass, force, this F is the force which is applied by the star on the mass is equal to gravitational acceleration small g। तो ये g हमने फाइंड करना है जी। तो आइए वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहां पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टार, उसी तरह का आपके पास एक स्टार है, हैज मैस, उसका हमने मैस भी लिख दिया है आर रेडियस तक, और उसकी डेंसिटी गिवन थी वो भी लिख दी, और उसका रेडियस गिवन था वो भी लिख दिया। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वही स्मॉल जी फाइंड करनी है। अब इसको हम इसी फार्मूला से क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट करने वाले हैं, जो फार्मूला अभी मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिया है। और वो फार्मूला क्या है जी? वो फार्मूला कुछ यूं था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो किसके इक्वल है? Gm1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये अगर यहाँ पे आपके पास यहाँ तक ये स्टार है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका रेडियस r है, और इस रेडियस r के इंटीरियर में इस स्टार के जो जितना भी मैटर है उसका जो मैस है वो कितना है जी? वो m एट रेडियस r 2 × 10⁻30 किलोग्राम था, वो हमने लिखा था। अब इस स्टार के ऊपर यहाँ पे लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मैस क्या है? m2 है, या m, उसे 2 भी कह सकते हैं, m1 भी कह सकते हैं। तो ये m2 फिर कौन होगा? इसी प्लेनेट इसी स्टार का जो मास होगा वो m2 बन जाएगा। तो ये एनालॉगी दिमाग में क्लियर रखिएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बच्चों ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी वही वेट होगी, और वेट किसका? उस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का। तो फिर इस वेट का फार्मूला हम क्या बना के लिखेंगे? m1g। ये किसके इक्वल हो जाएगा? Gm1 m2 ओवर आर स्केयर। ये m1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या कर देंगे? कैंसिल। तो आपके पास ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जी स्मॉल किसके इक्वल हो जाएगा? Gm2 ओवर क्या आ जाएगा? आर स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे m2 क्या है? m2, दिस इज द मास ऑफ स्टार, मास ऑफ स्टार है ये। अब इसे हमने क्या करना है? इस्तेमाल करना है। कैपिटल M है ये। अब आपको पता है किसी भी जो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है या उसकी डेंसिटी का अगर आप फार्मूला लिखो तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास ओवर वॉल्यूम के। तो फिर मास किसके इक्वल हो जाएगा? मास बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, या फिर मास अगर आप वॉल्यूम पहले लिखो तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी भी लिखा जा सकता है। ये स्टार हमारा स्फेरिकल शक्ल का होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है स्टार। तो इस
वॉल्यूम की जगह पे हम इस स्टार का वॉल्यूम लेंगे, तो ये स्टार चूँकि स्फेरिकल है इसलिए इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r की पावर 3। ये r इसका रेडियस है और ये स्फेरिकल फॉर्म में है, तो इसलिए इसके वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह फिर इस स्टार का जो मास है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द स्टार। बच्चों, अब हम इस मैस को वहां प्लग करेंगे M2 की जगह पे, तो हमारे पास ये जो G बन जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल G ओवर आर स्क्वायर और आगे M2 जो था वो मैस ऑफ स्टार था, जिसे हमने क्या निकाला? 4/3 पाई r की पावर 3 और आगे डेंसिटी। तो ये फार्मूला बन जाएगा G इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई पाई, अब आर क्यूब है और नीचे आर स्क्वायर था तो यहाँ पे आर बच जाएगा और मल्टीप्लाई डेंसिटी वैसे। इस फार्मूला को सिंपली मैं यूं लिख सकता हूँ 4/3 जी पाई आर और रो। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 4/3 वैसे। अब जी की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? 6.673 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 और पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पुट करेंगे। रेडियस अब स्टार कितना दिया हुआ है? 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 और फिर डेंसिटी ऑफ स्टार कितनी दी हुई है? दैट इज 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। बच्चों, इस सब को कंप्यूट करने के लिए मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 पे, 4 डिवाइडिंग बाय 3 1.33 आता जाएगा। उससे हमने मल्टीप्लाई करना है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 से। अब तक का जो आंसर आ जाएगा उसे हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 टू पावर 8 से, और फिर सारे आंसर को मल्टीप्लाई करना है 1500 से। तो ये कंबाइनली मैंने कर लिया सबको मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जो आंसर आया है इस जी का, वो आंसर आया है 93। अरे भाई ये कुछ था और ये फिर से मिट गया, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा 4 डिवाइडिंग बाय 3 मल्टीप्लाई 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11, फिर मल्टीप्लाई 3.14, फिर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 और फिर मल्टीप्लाई 1500। तो ये आंसर बनता है 293.34, 293.34 और आगे 508 भी है। अब इसी चीज को अगर आप देखें, ऊपर जो आंसर दिया हुआ है उसके मुताबिक हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? ये बन जाएगा, आगे में स्लाइड खाली नहीं है, हम यही काम चला लेते हैं। तो ये यही मास, इसे आप देखोगे तो ये 2.94 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, ये न्यूटन में आएगी। किसके ऊपर लग रही थी? ऑन मैस एम लग रही थी। ये जो ऊपर हमने मैस एम रखा हुआ था इसके ऊपर ये फोर्स लग रही थी। तो इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लिया है। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल। ये सारे हमने कर लिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे अगले लेक्चर में अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, that is going to be very interesting. It is about a simple harmonic motion. We will study about swings, we will study about tuning forks, we will study about simple pendulum, we will study about a mass to spring system, and we will study about some musical instrument like a star and guitars. So we will be uh, looking that how the objects repeat their motion in equal intervals of time in a regular and in a specific pattern of time. So there are some tricky calculations as well, some theoretical and some diagrammatical objects. So we will be looking them in the next lecture. So enjoy yourself, and till next lecture, Allah Hafiz, and stay blessed. Goodbye.